सो हेलो वन वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, जो कि टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सब टॉपिक्स का। और उस टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। हम लोग इसमें पिछले दिनों में हमने पढ़ा था कि कैसे किस प्रकार से रोमांटिसिज्म वर्क करता है नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को इमर्ज करने के लिए। यानी कि हम लोग जानते हैं ये हमेशा वॉर और रेवोल्यूशन और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही राष्ट्रवाद की भावनाएं पैदा नहीं होती हैं। राष्ट्रवाद की भावनाएं कल्चर के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, डांस के माध्यम से, इन सभी प्रोसेस से भी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी इमर्ज होती है। इसी कड़ी में जो सेकंड कड़ी है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट की। यानी कि यूरोप में एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट में देखने को मिलेगा। और इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक समय था 1815 जब नेपोलियन जो है हार जाता है और कंजर्वेटिव रिजीम फिर से ऑल ओवर द यूरोप आपकी स्टेब्लिश हो जाती है। फ्रांस में भी मोनार्कियल सिस्टम यानी बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद के एस्पेक्ट की बात करें तो 1830s में जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति थे, उन्होंने वहां पर रिवोल्यूशन करके उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद वक्त बदलता है, समय बदलते बदलते वक्त आता है 1848 का और 1848 तक आते आते वो चीज फिर से अपने आप में एक्सट्रीम फॉर्म को लेने वाली है। लेकिन वो क्यों लेगी, उसकी आधारभूत बातें क्या होंगी, वो हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। बात करें अगर ऑल ओवर द यूरोप की, तो यूरोप में एक समय था जब 1848 की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त के समय में पॉपुलेशन बढ़ रही थी। क्या हो रही थी? पॉपुलेशन इंक्रीज, एक रैपिड इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा था। कहां पे? पॉपुलेशन ऑफ यूरोप में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा था। रोजगार की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोग काम करने वाले ज्यादा हो गए थे, लेकिन रोजगार जो था, एग्जिस्ट होने वाला जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो जनरेट नहीं हो रहा था। यानी कि भीड़ बढ़ रही है, क्राउड बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से माइग्रेशन भी बढ़ रहा है। यानी कि ये बोथ आर इंटरकनेक्टेड, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। भीड़ बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो माइग्रेशन भी बढ़ा, जिसकी वजह से लोग ग्रामीण इलाकों को छोड़ के शहर की बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो गए और वहां जाके स्लम्स में रहने की व्यवस्थाएं बना देते हैं। यानी उनकी जीवन के लिए एक हार्डशिप का दौर शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एरा भी चालू होने वाला है और हो चुका है। ईस्टर्न यूरोप में ये चीजें जबरदस्त देखने को मिल रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बूम के बाद जो मशीन थी, जो उस वक्त जो खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात किया जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम आता है, क्योंकि मशीनें जो है चीप रेट पे कपड़ों के प्रोडक्शन पे, टेक्सटाइल प्रोडक्शन को बहुत शानदार कर देती है, जिससे कि जो छोटे छोटे स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर थे, छोटे छोटे कारोबारी थे, उनका कारोबार ठप होने लगा। यानी कि ये पूरी तरीके से एक हार्डशिप का एरा शुरू हो गया है यूरोपियन सोसाइटी में। और जिसमें सबसे पहले फिर से हम लोग जानेंगे ड्यूक मैटरनिक के उस स्टेटमेंट को, जिसमें उसने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाती है? सर्दी। और यूरोप में फ्रांस को बार बार हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि 1848 में फ्रांस की गद्दी पे कौन चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लुई फिलिप। कौन चल रहा है? लुई फिलिप। अब जनता जो है, ये सब पूरी समस्या का जिम्मेदार फ्रांस की जो जनता है वो लुई फिलिप को ही मानेगी। और उसके बाद क्या होगा हम लोग जानते हैं टॉपिक में। बात करें हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट की, तो 1830s की बात करें तो ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक, ये एक ऐसा वर्ष था जिसमें ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप हमें देखने को मिल रहा था ऑल ओवर द यूरोप में। 1830s की बात कर रहा है। और द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। मोस्ट कंट्री की बात करें तो देयर वर मोर सीकर ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार से अधिक जॉब सीकर लोग हो चुके थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन द ओवरक्राउडेड स्लम्स। जो बातें हमने बताया, माइग्रेट लोग करना शुरू कर देते हैं और ग्रामीण रूरल एरिया के लोग माइग्रेट करके सिटीज में जाने लग रहे हैं और लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स।
ओवर क्राउडेड स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए लोग क्या हो रहे थे, मजबूर हो रहे थे, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ डिजायर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बात करें स्मॉल प्रोड्यूसर की, जो टाउन्स में थे, वर ऑफन फेस्ड विद स्टीप कंपटीशन, बहुत ही स्टीप कंपटीशन को छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर थे वो फेस करना शुरू कर दिए। फ्रॉम इंपोर्ट्स की बात करें, ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। जहां पे जो उसका रेट था कॉन्टिनेंट के अदर, उस कॉन्टिनेंट की ही बात कर रहा है, यूरोप कॉन्टिनेंट की ही बात कर रहा है कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उस क्षेत्र में, ईस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन बाकी कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट ज्यादा वहां पे एडवांसमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर गुड्स क्या हो, इंग्लैंड से आने शुरू हो गए, वो भी चीप मशीन मेड गुड, चीप मशीन मेड गुड आने लगे। यानी कि मशीन से बन रहा है, सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा लोग ज्यादा ले लेंगे, महंगा हाथ से बनेगा, समय लगेगा तो महंगा होगा तो लोग लेंगे नहीं, क्योंकि गरीबी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये पूरी कंडीशन जिसकी वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं वो स्टीफ कंपटीशन को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड से गुड्स आपका इंपोर्ट होने लगा है कम रेट पर, कम दर पे, जिसकी वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर भी हार्डशिप को फेस करना शुरू कर रहे हैं। दिस वॉज स्पेशली गो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ये बात है किसके लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ही कही जा रही है, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम और स्मॉल वर्कशॉप वॉज पार्शियली मैकेनाइज, जो बिल्कुल किस पे बेस्ड था, घर में गांव में ये सब काम होते थे जो जिसमें बहुत ही पार्शियली मैकेनाइज हुआ था, मशीनाइज्ड हुआ था, जैसे कि मान लीजिए छोटे मोटे यंत्रीकरण हुआ था, और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे मशीनीकरण हो गया था। लेकिन गांव में छोटे मोटी यंत्रों को लगा के लोग जो है कपड़ों को बुनते थे, तमाम चीज़ें बनाते थे, फिर उसको बेचते थे। लेकिन जब ये बड़ी मशीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आ गई तो इनके लिए स्टीफ कंपटीशन इनको फेस करना पड़ गया। किसको, स्मॉल प्रोड्यूसर को। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। बात कर रहा है इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप, यूरोप के उन रीजन्स में भी वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, वहां पर भी, ऐसे भी क्षेत्रों में भी जो एरिस्टोक्रेसी थे, यानी कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग जो था समाज का, जो राजशाही लोग थे, वो स्टिल एंजॉयड पावर क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वहीं पे जो पीजेंट स्ट्रगल कर रहे थे अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, यानी जो सामंतवादी कर थे, इन सभी चीजों से अब अपने दायित्वों से वो संघर्ष कर रहे थे। वहीं पे एरिस्टोक्रेसी क्लास क्या कर रही थी, एंजॉय को, अपनी पावर को एंजॉय कर रही थी। सो the rise of food price of a year on a bad harvest led to widespread pauperism टाउन्स एंड कंट्रीज, जिसकी वजह से पापरिज्म देखने को मिल जाता है। पापरिज्म मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं कंगाली बोल सकते हैं, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से पैसा न होना, हर स्थिति, हर तरफ से जो है आदमी तबाह हो चुका था। सो द राइज ऑफ फूड प्राइस, खाने के दाम भी क्या हो चुके थे, बढ़ चुके थे। अब उस ईयर अगर किसी भी साल, जैसे 1848 की बात कर रहा है, 1848 की बात कर रहा है, उस साल बैड हार्वेस्ट, फसल अगर बर्बाद हो गई तो ये कहीं कहीं लीड करता है वाइड स्प्रेड पापरिज्म को, एक बड़े ही पैमाने पे पापरिज्म को, कंगाली को लीड करता है इन टाउन्स एंड कंट्री, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, हर क्षेत्र में पापरिज्म स्प्रेड आउट हो जाता है अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो। लेकिन 1848 में ये हमें देखने को मिल भी जाता है, फसल बर्बाद भी हो जाती है, लोगों की हालत बिल्कुल खराब है, लोगों का दौर मतलब पूरा जीवन कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। ऑल ओवर द यूरोप की बात कर रहा है। फ्रांस में होता क्या है, द ईयर ऑफ 1848 वाज वन सच ईयर, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट इन द रोड, जिसने पॉपुलेशन ऑफ पेरिस को आउट ऑफ रोड ला दिया, यानी सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया। लोग मूवमेंट करने लगे, आंदोलन करने लगे, विवाद करने लगे, लोगों को लगा कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो क्यों, क्योंकि फूड शॉर्टेज, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीजों के पीछे की वजह थी, जिससे लोग क्या हो गए, रोड पे आ गए, सड़कों पे आ गए, और जब सड़कों पे आ गए, विद्रोह करने लगे, मूवमेंट करने लगे, तो इसका जिम्मेदार लोग अपने राजा को ही तो बनाएंगे। ये कहाँ की बात हो रही है, 1848 में फ्रांस की बात हो रही है। वहां पर फिर क्या होता है, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, और जिसकी वजह से लुई फिलिप को लगता है कि जनता फिर से एक बार इतिहास को दोहराएगी, इसलिए भैया भाग लो यहाँ से। तो जनता वहां से क्या होती है, भाग लेती है। क्या बोलते हैं, राजा वहां से क्या होते हैं, लुई फिलिप भाग लेते हैं, लुई फिलिप वहां से निकल लेते हैं, जान बचे भाई। सो नेशनल असेंबली फाइनली, जब राजा भाग जाते हैं, चले जाते हैं, तो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक एंड ग्रांटेड सफरेज ऑफ ऑल एडल्ट मेल्स above 21 and guaranteed to the right to work।
तो जब राजा चले जाते हैं तो जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, वो फाइनली फ्रांस को जो है क्या रिपब्लिक डिक्लेयर करती है। क्या करती है? रिपब्लिक डिक्लेयर करती है। और जितने भी एडल्ट मेल्स हैं ओवर एबव 21 साल से ऊपर जितने भी मेल्स हैं उनको सफरेज की गारंटी देती है, उनको सफरेज ग्रांट करता है, यानी राइट टू वोट उनको जो है दिया जाता है, जितने भी ऑल एडल्ट मेल एबव 21, और गारंटी दी जाती है राइट टू वर्क की, सबको काम करने का क्या होगा? अधिकार होगा। तो ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट की वजह से। यानी हंगर और हार्डशिप की वजह से क्या होता है? रिवोल्ट होता है, जिसकी वजह से लुई फिलिप वाज फोर्स टू फ्ली और फाइनली क्या नेशनल असेंबली सरकार गवर्नमेंट बनाती है और एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाती है। फाइनली उसमें दिया जाता है जितने भी एडल्ट मेल है वो एबव 21 उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है और साथ ही साथ काम करने का भी अधिकार दिया जाता है। और नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, रोजगार देने की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई, राष्ट्रीय व्यवसायी व्यवस्थाएं भी बनाई गई, राष्ट्रीय वर्कशॉप भी बनाए गए, जिससे कि लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले, काम मिले और काम कर सके। अर्लियर इन 1845 weavers in Silesia had led a revolt against contractor who supplied them raw materials and gave them order for finished textile but drastically reduced their payments। ये कहानी हमने अब तक पढ़ी। फ्रांस में एक बड़ा ड्रॉबैक, बहुत बड़ा चेंज आया, सडन चेंज आया। सडन तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और राजा पूरी तरीके से हट गए और बन गई पूरी व्यवस्था रिपब्लिक। लेकिन उसी समय एक छोटी सी 3 साल पहले घटना बता रहा है 1845 की कुछ घटना बता रहा है सिलेसिया क्षेत्र के एक गांव की। उसमें लगभग उस गांव में कुछ हुआ था, कुछ घटना थी। कभी कभी स्टोरी टाइम में पूछ देता है, आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां के सिलेसिया के जो वेवर्स थे, जो कपड़े बुनने वाले, जुलाही जिनको बोलते हैं, हैड लेड अ रिवोल्ट। वो रिवोल्ट करते हैं किसके अगेंस्ट में? कॉन्ट्रैक्टर के, जो ठेकेदार थे उनकी अगेंस्ट में वो रिवोल्ट करते हैं। और रिवोल्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पहले हम लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर उनको सप्लाई करता था रॉ मटेरियल को, कच्चा माल उनको देता था और फिर उनको ऑर्डर लगाता था कि ये टेक्सटाइल बनाना है और बना के फिर उसको लेता था, तो उसके बदले में उसको दाम देता था। लेकिन उसने ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, उनके पेमेंट को क्या कर दिया? कम कर दिया, जिसकी वजह से जो सिलेसिया के जो वेवर्स थे वो सड़कों पर उतर जाते हैं। और फिर क्या घटना घटती है वो आपका इस लास्ट पैसेज ऑफ एनसीईआरटी में हमको देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये घटना आपको बस पता होनी चाहिए, जो सिलेसिया के वेवर्स थे, सिलेसिया टेरिटरीज है, उसमें एक गांव में लगभग 18,000 आबादी, कितनी आबादी है? 18,000 इनहेबिटेंट्स वहाँ रहते थे। वो लगभग जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आते थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे, उनसे वो लोग कपड़ा बनवाते थे और कपड़ा बना के फिर खरीद के उनको मार्केट में क्या करते थे? सेल करते थे। लेकिन दौर आता है और वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके पेमेंट्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से 1845 में एक घटना घटती है जो हमें इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलती है, जिसमें जो कॉटन वर्कर है, क्या है? कॉटन वर्कर है, उनसे संबंधित घटना है। कहता है कि द जर्नलिस्ट विलियम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन सिलेसियन विलेज एज फॉलो। जो घटना घटी थी उसको उसने बताया है, और बताया ये है कि इस विलेज में लगभग 18,000 लोग रहते थे जो कॉटन वेविंग का काम करते थे, और इसमें भाई यही ऑक्यूपेशन का सिस्टम था। Majority of the worker is extreme. The disparate need for job has been taken advantage by the contractor to reduce the price of goods they order. उनकी मजबूरी का फायदा उठा के भाई क्या करता है? उसका एडवांटेज लेता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लोगों को चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी, तो लोगों के पास 4 पैसे होने चाहिए। इस बात का, और किसी के पास कोई रोजगार के साधन नहीं था, इसका फायदा उठा के कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? उनके पेमेंट को रिड्यूस कर देता है। काम वही रहता है, पेमेंट को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से 4 जून को लगभग 2 बजे, दोपहर में लगभग 2 बजे लार्ज क्राउड क्या करती है? वेवर्स का जाती है और पेरिस में, और उन सभी क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर के घर को घेर लेती है। भाई हायर वेज के लिए भाई रेवोल्यूशन करते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि विद्रोह करते हैं, उनके घरों पे जाते हैं और फाइनली वहाँ पे लूटपाट थोड़ी मोड़ी हो जाती है। दे वर ट्रीटेड विद द स्कॉर्न विद थ्रेट अल्टरनेटली। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स द वे इनटू द हाउस, स्मैश इट्स एलिगेंट विंडोज, पैन्स, फर्नीचर एंड पोर्सलेन। यानी ग्रुप जाता है कॉन्ट्रैक्टर के विद्रोह करने के लिए, वो सुनता नहीं है। कुछ उसी ग्रुप में से कुछ लोग उसके घर में घुस जाते हैं, लूटपाट मचा देते हैं, तमाम फर्नीचर को लूट लेते हैं, जिसकी वजह से अनदर ग्रुप जो है ब्रॉक इनटू द स्टोर हाउस एंड
प्लडर्ड इट्स सप्लाई ऑफ क्लोथ, जो भाई गोदाम बोल सकते हैं जहाँ पे सामान रखे जाते हैं, उसमें भी लूटपाट लोग मचा देते हैं कंट्रैक्टर के यहाँ, जिसकी वजह से कंट्रैक्टर जो है फ्लेड विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ क्या होता है, भाग जाता है, भागता है, फिर दोबारा एंट्री लेता है, दोबारा एंट्री लेता है तो किसके साथ, आर्मी के साथ। जब आर्मी के साथ एंट्री लेता है तो 11 वेवर्स वर शॉट, लगभग उस पूरी घटना में 11 वेवर्स मारे जाते हैं। यार आपको ये पूरा लाइन टू लाइन याद नहीं करना है, लेकिन याद रखना है कि सेलेसियन आपके वेवर्स जो थे उनकी घटना है कि वो एक गांव में लगभग 18,000 वर्कर काम करते थे, मतलब रहते थे, उसमें उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन नहीं था, जिसका फायदा उठा के कॉन्ट्रैक्टर उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे और उनसे जो है काम करवाते थे। लेकिन एक समय आता है 1845 जिसमें कि उनके पेमेंट को ड्रास्टिकली क्या रिड्यूस कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, जिसका विरोध करने के लिए ये सभी व्यूअर्स वहाँ पे उसके यहाँ घर की तरफ पहुँचते हैं, जिसमें कि कुछ लोग विरोध करते हैं तो वो भाई उसको जो इग्नोर करता है, लेकिन कुछ लोग जो उसके घर में घुस जाते हैं, तमाम लूटपाट मचा देते हैं, जिसकी वजह से उसको डर मतलब मारने तक की नौबत आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़ के भाग जाता है परिवार सहित। जब भाग जाता है तो भाई उधर से अपनी जो है जैसे भी आया हो अपनी आर्मी के साथ वो रिटर्निंग किया, जिसकी वजह से मुठभेड़ हुई दोनों में, फिर जो लगभग 11 जो वेवर्स क्या हुए मारे गए। जिसके बाद हम लोग पूरी कहानी जो है ये 1848 वाली देखने को मिली है, जिसमें कि 1848 में जो लुई फिलिप था वो भी अपना जो है सिंहासन छोड़ के भाग जाता है और फ्रांस क्या होता है, रिपब्लिक हो जाता है। तो ये हम देख रहे हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। क्या देखा हमने, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें पूरी घटना क्या है, कुछ नहीं घटना है, सिर्फ छोटा सा आपको समझना है कि यूरोप में जो गरीब लोग थे उनके लिए कैसे हंगर, हार्डशिप की जैसी भी स्थिति क्रिएट होती है, सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो रिवोल्ट करते हैं, और रिवोल्ट करते हैं तो उसके पीछे तमाम जो कारण थे, इन सभी कारणों की वजह से वो सभी रिवोल्ट करते हैं, और रिवोल्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। ये चीज़ें घटने को मिल जाती है। फिर नेशनल असेंबली फाइनल फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर करती है, और फ्रांस में राइट टू सफरेज की बात करें, ग्रांटेड सफरेज की बात करें, या फिर राइट टू वर्क की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये सारी तमाम चीज़ें वहाँ पे स्टेब्लिश कर दी गई। उसी के साथ साथ एक घटना सेलेसियन वीवर्स की बताई गई। ये चीज़ें आपको याद करनी है। इसके बाद अब जो टॉपिक बचा आपका, लिबरल ने जो रिवोल्यूशन किया उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक हमारा क्या चल रहा है आपको याद होना चाहिए, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्या चल रहा है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करें, उस पर हम लोग जो है फिर से डाउट सेशन लेंगे। लेकिन आई होप आप एक एक दिन में एक एक टॉपिक को बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी को शानदार कर रहे हैं। सो इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।